नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं पेपर सेकंड में हिंदी के प्राइवेट ईयर पेपर के बारे में, जिसमें 2011, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19 का पेपर आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। यदि आप हमारे रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो आप सभी को पता होगा कि यहाँ कुछ समय से हम यूपी टेट के प्राइवेट ईयर पेपर अपलोड किए जा रहे हैं, जिसमें आपको अभी तक बाल विकास, हिंदी, मैथ्स, संस्कृत, पर्यावरण और भी जो अन्य सब्जेक्ट हैं सभी के यहाँ पर प्राइवेट ईयर पेपर हम दे चुके हैं। सेकंड पेपर में हम सामाजिक विज्ञान का दे चुके हैं। यहाँ पर अब हिंदी का आपको पेपर मिलने वाला है, जो कि 2011 से लगाकर 2019 तक जितने भी पेपर हुए हैं सभी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। तो स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, यदि आप इसका एक बार और क्यूज लगाना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप से टेट सक्सेस के माध्यम से लगा सकते हैं। तो पहला प्रश्न है आज का हमारा, महादेव का पर्यायवाची शब्द चुनिए। यहाँ पर देखिए, महादेव का पर्यायवाची शब्द आपको चुनना है। राइट आंसर डायरेक्ट में बताऊंगा, चंद्रशेखर। महादेव का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? चंद्रशेखर होता है। और चंद्रशेखर का अर्थ क्या होता है? जिसके मस्तक पर चंद्रमा हो, अर्थात कि शंकर जी। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, निम्नलिखित शब्द का समास बताइए। यहाँ पर देखिए, यथाशक्ति का आपको समास बताना है, क्या होगा? राइट आंसर आपका होगा अवयवी भाव समास। यथाशक्ति का यदि हम समास वगैरह करते हैं तो इसका अर्थ होता है शक्ति के अनुसार, और इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका अवयवी भाव समास होगा। चलिए, महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे, उपरोक्त वाक्य में अमूल्य शब्द है। यहाँ पर देखिए, महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे, उपरोक्त वाक्य में अमूल्य शब्द क्या है, इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर महात्मा गांधी जी का अमूल्य जो है कि विशेषता बता रहा है, तो इसमें कौन सा वाक्य होगा? विशेषण वाक्य होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा क्रिया विशेषण युक्त वाक्य? यहाँ पर देखिए, क्रिया विशेषण कौन सा वाक्य है जिसमें क्रिया विशेषण है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा हवा धीरे धीरे बह रही। यहाँ पर देखिए, इस वाक्य में धीरे धीरे क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसमें भी इसलिए यहाँ पर जो हवा धीरे धीरे बह रही है इसमें क्या होगा? क्रिया विशेषण होगा। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित में से योगरूढ़ शब्द चुनिए। यहाँ पर देखिए, योगरूढ़ शब्द आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा चक्रपाणी। चक्रपाणी एक योगरूढ़ शब्द है। योगरूढ़ किसे कहते हैं? योगरूढ़ शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं, परंतु जो इनके जो शब्द होते हैं उनका जो अर्थ होता है वो अलग निकलता है। कह सकते हैं कि इसका अर्थ दोनों शब्दों से अलग ही निकलता है। जैसे कि चक्रपाणी, चक्र प्लस पाणी, और इनका अर्थ होता है वहाँ जो चक्र धारण करता हो, अर्थात कि विष्णु, इसलिए चक्रपाणी एक योगरूढ़ शब्द है। जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है? जगन्नाथ में कौन सी संधि है ये आपको बताना है। पहले हम इसका संधि विच्छेद करेंगे। जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ से बनता है जगन्नाथ। यदि इसका संधि विच्छेद पूछे तो इस प्रकार होगा, और इसमें संधि कौन सी होगी? तो याद रखिएगा, इसमें व्यंजन संधि होगी। मोर का तत्सम शब्द होगा। देखिए, मोर का तत्सम शब्द क्या होगा? सरल सा है। मोर का तत्सम शब्द क्या होता है? मयूर होता है। निम्नलिखित शब्द में उपसर्ग चुनिए। यहाँ पर देखिए, आपको उपसर्ग बताना है। चार विकल्प यहाँ पर आप देख सकते हैं। निम्नलिखित शब्द में उपसर्ग चुनिए। अभिशाप, अभिशाप में उपसर्ग कौन सा है ये आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा अभि। उपसर्ग हमेशा आगे लगता है और प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है, इसके बारे में जानकारी आपको होगी। वर्तनी के अनुसार शुद्ध रूप का चयन कीजिए। यहाँ पर देखिए, शुद्ध रूप आपको पहचानना है। यहाँ पर चार विकल्प दिए हुए हैं। तो ईर्ष्या जो शब्द है कौन सा सही है इसके बारे में आपको बताना है। शुद्ध रूप आपको बताना है, तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। ईर्ष्या इसी प्रकार से लिखा जाता है, आपको ये ध्यान देना है। और हर एग्जाम में ये पूछा जाता है, चाहे यूपी टेट हो या फिर अन्य टेट एग्जाम हो। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया है। राइट आंसर आपका होगा निशाकर। चंद्रमा का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो निशाकर होता है। निशाचर का अर्थ होता है राक्षस, तरणी का अर्थ होता है नदी, और कृषाणु का अर्थ होता है आग। तो यहाँ पर निशाकर किसका पर्यायवाची शब्द होगा? चंद्रमा का होगा। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। रेखांकित वाक्य में कारक बताइए। यहाँ पर देखिए, कारक बताइए। लोगों ने क्या लगा हुआ? यहाँ पर ने कर्ता कारक का चिन्ह कौन सा होता है? किसका होता है? तो ये कर्ता कारक का होता है। किसका होता है? कर्ता कारक का। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर पहला वाला होगा। निम्न में से घुड़सवार शब्द क्या है? यहाँ पर देखिए, जो घुड़सवार शब्द है ये क्या है? राइट आंसर आपका होगा यौगिक शब्द। यौगिक शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलने से बने नए शब्दों को क्या कहते हैं? हम यौगिक शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अजायब घर है। अजायब घर देसी शब्द है, तत्सम शब्द है, विदेशी शब्द है या फिर संकर शब्द है? आपका राइट आंसर होगा जो अजायब घर है ये एक देसी शब्द है। अचार का विलोम शब्द है। यहाँ पर देखिए, अचार का विलोम शब्द पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा अनाचार।
आचार का जो विलोम शब्द होता है वो अनाचार होता है। चलिए, निम्नलिखित शब्द का उपसर्ग चुनिए। यहाँ पर देखिए दुस्साहस में उपसर्ग क्या लगा हुआ है ये आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर दुस लगा हुआ है, दुसाचार में उपसर्ग। दुस्साहस में जो उपसर्ग लगा हुआ है वो दुस लगा हुआ है। चलिए, निम्नलिखित शब्दों में दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर देखिए 4 विकल्प दिए गए हुए हैं। यहाँ पर तत्सम शब्द आपको क्या लग रहा है, कौन सा विकल्प लग रहा है, इसके बारे में जानकारी देना है। राइट आंसर आपका होगा कलश। ये कलश एक तत्सम शब्द होगा। चलिए, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनिए। यहाँ पर देखिए शुद्ध रूप आपको चुनना है, कौन सा शुद्ध रूप होगा। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। ये इन चारों विकल्पों में से शुद्ध रूप है। निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। यहाँ पर देखिए संधि विच्छेद, भानुदय का संधि विच्छेद क्या होगा इसके बारे में आपको बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा भानु। यहाँ पर राइट आंसर होगा भानु प्लस उदय। भानु प्लस उदय से बनता है भानुदय। यदि पूछा जाए कि इसमें कौन सी संधि होगी तो याद रखिएगा इसमें दीर्घ संधि होगी। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनिए। फिर से आपको यहाँ पर शुद्ध रूप चुनना है। राइट आंसर आपका होगा कि हमारे यहाँ नव युवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। ये एक शुद्ध वाक्य है इन चारों विकल्पों में। अगला प्रश्न, धन का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पर देखिए धन का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है इसके बारे में आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा द्रव्य। द्रव्य ये धन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसका अर्थ होता है तरल पदार्थ, और तरल पदार्थ धन नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर जो पर्यायवाची शब्द द्रव्य नहीं होगा ये धन का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। चौराहा कौन सा समास है। चौराहा शब्द में कौन सा समास है ये पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा द्विगु समास। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही होगा। चौराहा शब्द में द्विगु समास है। इसका विच्छेद हम करें तो 4 रास्तों का समूह होगा, और द्विगु समास का जो पूर्व पद होता है वो संख्यावाची होता है। इससे आप पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है। पुत्री का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। आपका राइट आंसर होगा तनय। तनय पुत्री का शब्द पर्यायवाची नहीं है, तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सरोज, अरविंद, सलील या फिर पंकज। आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर सलील। याद रखिएगा जो सलील शब्द है ये कमल का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पानी का पर्यायवाची किसका है, सलील पानी का पर्यायवाची, ना कि कमल का। चलिए, जिसकी मत झट सोचने वाली हो के लिए एक शब्द होगा। एक शब्द किसके लिए होगा, जिसकी मत झट सोचने वाली हो। आपका राइट आंसर होगा प्रत्युत्पत्रमति। इसका शब्द होता है जिसकी मत झट सोचने वाली हो। कुशाग्र बुद्धि की हम बात करें जिसका अर्थ होता है तीव्र बुद्धि वाला। द्रुतगामी की बात करें तेजी से चलने वाला, और दूरदर्शी की बात करें तो दूर तक देखे या फिर सोचने वाला। तो तीनों चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। निर्गुण, निर्गुण का संधि विच्छेद क्या होगा। आपको यहाँ पर निर्गुण का संधि विच्छेद बताना है। राइट आंसर आपका होगा निधन गुण। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, तीसरा वाला निधन गुण। और जहाँ पर विसर्ग लगता है वहाँ पर कौन सी संधि होती है, विसर्ग संधि होती है। ये तो सरल सा प्रश्न है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर देखिए पूजनी कौन सा शुद्ध आपको लग रहा है इसके बारे में बताना है। राइट आंसर आपका होगा पहला वाला। इस प्रकार के प्रश्न बहुत ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार पूजनी लिखा जाता है। तो इस प्रकार से पूजनी लिखा जाता है। चलिए, जिसका जन्म पहले हुआ हो इसके लिए एक शब्द जो कि उपयुक्त हो लिखिए। यहाँ पर जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा अग्रज। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे अग्रज कहते हैं, और जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे अनुज कहते हैं। जो सब जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं, और जो ब्राह्मण होता है उसे द्विज कहते हैं। तो इन चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न, वर्तनी के अनुसार शब्द का शुद्ध रूप चुनिए। फिर से यहाँ पर देखिए शुद्ध रूप आपको बताना है। पुरस्कार किस प्रकार लिखा जाता है। आपका राइट आंसर होगा इस प्रकार से पुरस्कार लिखा जाता है, पुरस्कार। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे तो 2011 का प्रश्न है। आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे आपको शुद्ध वर्तनी कम दिखेगी, लेकिन दिखेगी जरूर। तो यहाँ पर अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित शब्द का प्रत्यय बताइए। यहाँ पर देखिए सजावट में कौन सा प्रत्यय है इसके बारे में आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा आवट। जो सजावट है इसमें आवट प्रत्यय लगा हुआ है। लड़का पेड़ से गिरा, उपरोक्त वाक्य का कारक बताइए। यदि आपने जो मैंने पेपर फर्स्ट की हिंदी
का वीडियो अपलोड किया है, यदि उसमें देखा होगा तो उसमें भी कारक से संबंधित प्रश्न पूछे गए ज़्यादातर, और यहाँ पर भी कारक से ही संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं और अपादान से ज़्यादा पूछे गए। लड़का पेड़ से गिरा, देखिए लड़का पेड़ से अलग हो रहा है तो इसमें कौन सा समास होगा, सॉरी कौन सा कारक होगा, तो इसमें अपादान कारक होगा। देखिए कारक को अच्छे तरीके से आप याद कर लीजिएगा यदि आपको नहीं याद है तो, क्योंकि उससे एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कारक को आपको अच्छे से याद कर लेना है। चलिए अब बात करते हैं 2013 की। देखिए 2013 में जो पेपर हुआ था हिंदी का सेकंड पेपर, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे जिसमें हिंदी के प्रश्न मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है चंद्रयान के रचिता है। यहाँ पर देखिए चंद्रयान के रचिता कौन है, इसके बारे में आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा मुल्ला दाऊद। चंद्रयान के जो रचिता होंगे वो मुल्ला दाऊद होंगे। द्विवेदी युग नामांकन किया गया है। द्विवेदी युग किसके नाम पर नामांकन किया गया है, आपका राइट आंसर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। जो द्विवेदी युग नामांकन किया गया है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर नामांकन किया गया है। इंपोर्टेंट है, तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी। यहाँ पर देखिए छायावादी प्रवृत्ति की जो रचना है जो सबसे पहले किसमें दिखाई पड़ी है, आपका राइट आंसर होगा मुकुटधर पांडे की रचनाओं में। याद रखिएगा छायावादी प्रवृत्ति की जो रचना है जो सबसे पहले मुकुटधर पांडे की रचना में दिखाई पड़ी है। दूसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम क्या था। उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा तार सप्तक। यहाँ पर देखिए तीसरे विकल्प में भी तार सप्तक लिखा हुआ है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। राइट आंसर आपका तार सप्तक ही होगा। यदि पूछा जाए कि तार सप्तक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी तो आपको पता होना चाहिए किसके द्वारा की गई थी, तो ये अज्ञेय जी के द्वारा की गई थी। तार सप्तक की स्थापना अज्ञेय जी के द्वारा की गई थी। चलिए अगला प्रश्न है अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी। अपने अपने पिंजरे जो आत्मकथा है ये किसकी है। राइट आंसर आपका होगा मोहनदास नेमिसराय की। किसकी है, मोहनदास नेमिसराय की है अपने अपने पिंजरे। और यहाँ जो आत्मकथा है ये हिंदी दलित साहित्य की पहली आत्मकथा है। अगला प्रश्न हमारा इदनम रचना किसकी। जो इदनम रचना है ये किसके द्वारा लिखी गई है, आपका राइट आंसर होगा ये मैत्री पुष्पा के द्वारा लिखी गई है। और यह रचना मूलतः स्त्री की समस्याओं पर आधारित एक उपन्यास है। याद रखिएगा जो मैत्री पुष्पा द्वारा इदनम रचना लिखी गई है एक उपन्यास है जो कि स्त्री की समस्याओं पर आधारित है। चलिए कौन सा उपन्यास बालभट्ट का है। यहाँ पर कौन सा उपन्यास है जो कि बालभट्ट का है। राइट आंसर आपका होगा 100 अनाज और एक सुजान। 100 अनाज और एक सुजान ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। पंडित बालकृष्ण भट्ट हिंदी के सफल पत्रकार, नाटककार और निबंधकार थे। राइट आंसर आपका यहाँ पर पहला वाला होगा। गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई। यहाँ पर देखिए गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है, इसका सही आंसर क्या होगा। राइट आंसर आपका होगा शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, कवि केशवदास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है। वो कौन सी कृति है। राइट आंसर आपका होगा रामचंद्रिका। वह कृति है जो अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई है। किसकी कृति है, कवि केशवदास जी की। याद रखिएगा विभावानु भाव्य भिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति जो सूत्र है ये किसका है, यहाँ पर पूछा गया है। जो सूत्र है ये किसके द्वारा दिया गया है, तो राइट आंसर होगा आपका भरत मुनि के द्वारा दिया गया सूत्र है। जो सूत्र है यह भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से लिया गया है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है, आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आपका राइट आंसर होगा व्याकरण का ज्ञान होना, हिंदी साहित्य का ज्ञान होना, साथ में शुद्ध उच्चारण कराना, ये आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है। तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि। यहाँ पर देखिए नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि के बारे में पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर होगा कक्षा अभिनय प्रणाली। ये नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है। लोकमंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि निम्न में से कौन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा गोस्वामी तुलसीदास जी। याद रखिएगा लोकमंगल की भावना के जो सर्वश्रेष्ठ कवि होंगे वो गोस्वामी तुलसीदास जी होंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से दंतव वर्ण, यहाँ पर देखिए जो दंतव वर्ण है वो कौन सा है, आपका राइट आंसर होगा ता। ता यहाँ पर दंतव वर्ण की श्रेणी में आता है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से तत्सम शब्द, यहाँ पर देखिए तत्सम शब्द इन चारों विकल्पों में से कौन सा है ये आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर दूध। दूध एक तत्सम शब्द है और इसका हिंदी हम अर्थ करेंगे तो दूध होगा। ऊंट की हम बात करें कि ऊंट का तत्सम शब्द क्या होता है तो उष्ट्र होता है, काठ का काष्ठ होता है और काम का कर्म होता है। इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो राइट आंसर आप समझ गए होंगे, यहाँ पर तीसरा वाला होगा। हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द, यहाँ पर देखिए हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द कौन सा है, आपका सही आंसर होगा वक्त। वक्त पहले आता है, दूसरे नंबर पर वक्र आता है, तीसरे नंबर पर वरक आता है और चौथे नंबर पर वर्ग आता है। यदि पूछे कि अंत वाला शब्द कौन सा होगा तो आपका वर्ग होगा, दूसरे नंबर पर वक्र होगा, तीसरे नंबर पर आपका वरक होगा। तो इस प्रकार से आपको इनको याद कर लेना है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, आपका पहला वाला। चलिए, मोक्ष की इच्छा करने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द आपको चुनना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा मुमुक्षु। याद रखिएगा, मोक्ष की इच्छा करने वाले को क्या कहते हैं, मुमुक्षु कहते हैं। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, हिंदी शब्दकोश में अम किस वर्ण से पहले आता है, किस वर्ण से पहले आता है अम, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा आहा। आहा से पहले आता है अम आहा। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, उपकार को न मानने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा कृतज्ञ। याद रखिएगा, उपकार न मानने वाले के लिए सही शब्द होता है कृतज्ञ। और बाकी जो तीनों हैं इनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। उपकार करने वाला को हम उपकारी कहते हैं, उपकार मानने वाला को कृतज्ञ कहते हैं और उपकार न करने वाला को अपकारी कहते हैं। तो इन चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये कन्फ्यूजन करने वाले यहाँ पर आपको जो कथन है वो दिए हुए हैं। एक बार फिर बता देता हूँ, उपकार ना मानने वाले को आप कह सकते हैं कृतज्ञ, उपकार करने वाले को आप उपकारी कहते हैं, उपकार मानने वाले को आप कृतज्ञ कहते हैं और उपकार ना करने वाले को अपकारी कहते हैं। तो इन चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ताजमहल रिक्त स्थान का अद्भुत नमूना है। रिक्त स्थान की पूर्ति किस शब्द से होगी, आपका राइट आंसर होगा स्थापत्य कला से। ताजमहल स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। रिक्त स्थान व्यक्ति को किम कर्तव्य मूड बना देता है। यहाँ पर आपको रिक्त स्थान की जगह बताना है, क्या आएगा। राइट आंसर आपका होगा दुविधा। दुविधा व्यक्ति को किम कर्तव्य मूड बना देता है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, लेखक शब्द में अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर का। लेखक में जो प्रत्यय लगा हुआ है वो का लगा हुआ है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं। यहाँ पर देखिए पाठ्य पुस्तक का गुण कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर अशुद्धता होगा। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, आन्या से अनन्या किसकी रचना है। आन्या से अनन्या जो रचना है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो याद रखिएगा ये प्रभा खेतान के द्वारा लिखी गई रचना है। निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है। यहाँ पर देखिए फूले का सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, इसमें कौन सा अलंकार है पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनाल, जीतई मरत झुकी झुकी परत जेही चितवत एक बार, किस कवि द्वारा लिखी काव्य पंक्ति। यहाँ पर जो पंक्ति लिखी गई है कि अमी हलायल मद भरे सेत श्याम रतनाल, जियत मरत झुकी झुकी परत जेही सितवत एक बार, जो पंक्ति दी गई है ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा, यहाँ पंक्ति रसलीन के द्वारा लिखी गई है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र है, आपका राइट आंसर होगा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का। किसके द्वारा लिखा गया है आवारा मसीहा, तो याद रखिएगा ये विष्णु प्रभाकर। किसके द्वारा लिखा गया है, विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखा गया है आवारा मसीहा। इन्होंने किसकी जीवनी लिखी है, तो इन्होंने शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी लिखी, जो कि ये प्रसिद्ध बांग्ला के लेखक है। तो राइट आंसर आपका सेकंड वाला होगा। पिता कहानी के लेखक कौन है। यहाँ पर देखिए पिता कहानी के लेखक कौन है, आपका राइट आंसर होगा ज्ञान रंजन। पिता कहानी के लेखक ज्ञान रंजन होंगे। हिंदी नए चाल में ढल यहाँ कथन किसका है, राइट आंसर आपका होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र का। कौन सी पुस्तक में लिखा है हिंदी नए चाल में ढल, तो याद रखिएगा ये काल चक्र में लिखा हुआ है, काल चक्र में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आपका सेकंड वाला। चलिए अंतिम प्रश्न है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, किसकी पंक्तियाँ। यहाँ पर जो पंक्ति हैं ये किसकी हैं, तो यहाँ पर जो पंक्ति दी गई है ये भगवती चरण वर्मा के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। तो यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए 2013 का यहाँ पर हमारा जो प्रश्न पत्र है वो समाप्त हो चुका है। अब यहाँ पर हम 2014 की बात करेंगे। 2014 में जो हिंदी जो पेपर सेकंड में आई थी उसके बारे में यहाँ पर जिक्र करेंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है आज का आपका,
भेजे मन भावन के उद्धव के आह्वान की, सुधी ब्रज गावनी में पावन जबे लगी। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? यहाँ पर जो दी गई पंक्ति है इसके रचनाकार कौन है? याद रखिएगा, इस पंक्ति के रचनाकार जगन्नाथ दास रत्नाकर है। और ये किससे ली गई है? तो यहाँ रचना उद्धव शतक से ली गई है। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, डॉक्टर नगेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? राइट आंसर आपका होगा छायावाद। याद रखिएगा, डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है? मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार के बारे में पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा राहुल सकृत्यान। किसी बात का गुण रहस्य जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा मर्मज्ञ। यहाँ पर मर्मज्ञ आपका राइट आंसर होगा। अच्छी तरह से जानने वाले को हम सुविज्ञ कहते हैं, बहुत अधिक ज्ञानवान को हम विद्वान कहते हैं, रहस्यपूर्ण अर्थ वाला अथवा अत्यंत गुप्त से निगुण कहते हैं। तो इन चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए, हे राम तुम कहाँ हो वाक्य में कौन सा कारक है? जैसा कि मैंने बताया, कारक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हे राम से आप समझ गए होंगे कि हे अरे संबोधन कारक के चिन्ह हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? संबोधन कारक होगा। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चाहे हे आए या फिर अरे आए, तो आपका कौन सा कारक होगा? वहाँ पर संबोधन कारक होगा। चलिए, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है पूछा गया है। तो बुढ़ापा शब्द में भाववाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा होगी? यहाँ पर भाववाचक संज्ञा होगी। उपकुल में कौन सा समास है? जो उपकुल है इसमें समास बताना है कौन सा है। तो याद रखिएगा, इसमें अवयवी भाव समास है। और उपकुल का हम समास विग्रह करते हैं तो कुल के समीप क्या होता है? उपकुल का समास विग्रह कुल के समीप होता है और उसमें अवयवी भाव समास होगा। वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सरल सा प्रश्न है, सभी को पता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। चलिए, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? यहाँ पर देखिए 4 विकल्प दिख रहे हैं, इसमें से कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? राइट आंसर आपका होगा उपकार। उपकार में उपसर्ग लगा हुआ है। औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ है। यहाँ पर देखिए, औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा मूर्ख होना। औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ होता है मूर्ख होना। अगला प्रश्न, त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? जो त्यागपत्र है एक उपन्यास है, इसके उपन्यासकार के बारे में आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा जैनेन्द्र। त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन होंगे? जैनेन्द्र होंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जॉर्ज अब्राहम गियर्सन के द्वारा लिखी गई। कब लिखी गई थी? तो 1889 में लिखी गई थी। सन यदि याद रखना हो तो आप रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध? यहाँ पर देखिए, वाक्य शुद्ध आपको पहचानना है कौन सा है। राइट आंसर आपका होगा उसने मुझे पास आने को कहा। यह वाक्य तीनों में से शुद्ध है। मुख होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिबन गहन जासु कृपा सो दयाल द्रवु सकल कली मल दहन। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? यहाँ पर छंद आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा इसमें सोरठा छंद है। कौन सा छंद होगा? इसमें सोरठा छंद होगा। चलिए, कौन सी वर्तनी शुद्ध है? यहाँ पर देखिए, वर्तनी कौन सी शुद्ध है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। राइट आंसर होगा आपका विशेष। विशेष हम इस प्रकार लिखते हैं और ये आपका शुद्ध रूप होगा। मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है साकेत, कामायनी, जय भद्रवद या फिर यशोधरा। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा कामायनी। याद रखिएगा, मैथिली शरण गुप्त ने कामायनी नहीं लिखी। कामायनी मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। यहाँ जो रचना है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक महाकाव्य। कब लिखी गई थी? 1936 में लिखी गई थी। चलिए, चौराहा शब्द में कौन सा समास है? देखिए, फिर पूछा गया है, फर्स्ट पेपर में पूछा गया है और सेकंड पेपर में भी यहाँ प्रश्न पूछा गया है। राइट आंसर आपका होगा द्विगु समास। चौराहा शब्द में कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। इसका विक्षेप हम करें, 4 रास्तों का समूह चौराहा होता है और इसमें संख्यावाचक आया है। द्विगु समास में पूर्व पद क्या होता है? संख्यावाचक होता है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर पहला वाला होगा। बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए आपका एक शब्द क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर अपठित। बिना पढ़ा हुआ अपठित, बिगड़ा हुआ अपभ्रंश, असली या वास्तविक मौलिक, जिसे पढ़ा ना जा सके उसे अपठनी कहते हैं। तो चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए, भाषा शिक्षा के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। राइट आंसर आपका होगा वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। अगला प्रश्न, बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो। वर्णों के उस समूह को
जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उसे क्या कहते हैं? आपका राइट आंसर होगा उसे शब्द कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न, वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आपका राइट आंसर होगा उन्हें अनौपचारिक कथन कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें अनौपचारिक कथन कहते हैं। निम्न में से किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से? यहाँ पर इलाहाबाद से कौन सी पत्रिका है जिसका संबंध है? राइट आंसर आपका होगा हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप का जो संबंध है ये इलाहाबाद से है। इसके संपादक के बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन है हिंदी प्रदीप के संपादक? तो इनके जो संपादक होंगे वो पंडित बालकृष्ण भट्ट होंगे। पंडित बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक है, जो कि इलाहाबाद से संबंधित है। अगला प्रश्न, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? अब यहाँ पर सरस्वती पत्रिका के संपादक के बारे में पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। याद रखिएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? अमात्रिक कौन सा शब्द है, इसके बारे में आपको जानना है। राइट आंसर आपका होगा कलरव। जो कलरव है ये एक अमात्रिक शब्द है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर जो पंक्ति दी गई है इसमें कौन सा अलंकार है पूछा गया है। राइट आंसर आपका होगा इसमें अनुप्रास अलंकार है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। रामचरितमानस में कांड का सही क्रम, यहाँ पर देखिए रामचरितमानस में जो कांड है उनका सही क्रम आपको बताना है। राइट आंसर होगा बालकांड, अयोध्या कांड, सुंदरकांड और फिर लंका कांड। ये रामचरितमानस में कांड का सही क्रम है। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। पराधीन सपनेहु सुख नाही किस रचनाकार की पंक्ति? यहाँ पर जो पंक्ति दी गई है ये किसकी है? राइट आंसर आपका होगा ये तुलसीदास जी की पंक्ति है। पराधीन सपनेहु सुख नाही तुलसीदास जी की पंक्ति है। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। वहाँ थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा में कौन सा क्रिया विशेषण है? यहाँ पर देखिए वहाँ थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा में कौन सा क्रिया विशेषण है पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा परिणामवाचक क्रिया विशेषण है इस वाक्य में। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, अमृतलाल नागर के जो 2014 का पेपर है उसका अंतिम प्रश्न है। अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास जी की जीवनी को आधार बनाया गया है? आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर मानस का हंस। अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस में गोस्वामी तुलसीदास जी को सहज मानव रूप में प्रस्तुत किया है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अब यहाँ पर हम 2016 की बात कर रहे थे। 2015 में एग्जाम नहीं हुई थी, 2016 में हुई थी। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं 2016 में जो हिंदी का पेपर हुआ था, पेपर सेकंड में। तो पहला प्रश्न हमारा यहाँ पर, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ? तो याद रखिएगा ये इलाहाबाद से आरंभ हुआ। यहाँ पर एक प्रश्न आपको दे रहा हूँ, जो नई कविता पत्रिका है इसके संपादक कौन है? आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। इसका सन मैं आपको बता देता हूँ 1954। याद रखिएगा नई कविता पत्रिका का जो प्रकाशन हुआ था ये 1954 में हुआ था, जो कि इलाहाबाद से प्रारंभ हुआ था। इसके संपादक कौन है ये आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। चलिए, अयोग्यवा कहा जाता है। अयोग्यवा किसको कहा जाता है? आपका राइट आंसर होगा विसर्ग को। विसर्ग को अयोग्यवा कहा जाता है। वाचन के समय पुस्तक की आंखों की दूरी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? याद रखिएगा, यदि इंच में पूछे तो 12 इंच होनी चाहिए और सेंटीमीटर में पूछे तो 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। याद रखिएगा, पढ़ते समय आंखों से पुस्तक की जो दूरी होनी चाहिए वो सेंटीमीटर में 25 होनी चाहिए और इंच में पूछा जाए तो 12 होनी चाहिए। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। चलिए, तोड़ने की होंगे मठ और गढ़ सब, यहाँ किसकी पंक्ति है? राइट आंसर आपका होगा ये मुक्तिबोध की पंक्ति है। किस दृश्य उपकरण में पारदर्शी का प्रयोग होता है? आपका राइट आंसर होगा प्रोजेक्टर। ओवरहेड प्रक्षेपक में पारदर्शी का प्रयोग होता है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, मौन पठन के विषय में धारणा है। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। दती समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपका राइट आंसर होगा ये भारतेंदु हरिश्चंद्र। याद रखिएगा, दती समाज की स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने वैष्णव भक्ति के प्रचार के लिए की थी। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। तथैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पर तथैव शब्द का संधि विच्छेद होता है तथा प्लस एव। और यदि हम यहाँ पर संधि की बात करें तो इसमें कौन सी संधि होगी? तो इसमें गुण संधि होगी। चरण कमल बंदो हरिराई उपरोक्त पंक्ति में अलंकार, यहाँ पर जो पंक्ति दी गई है इसमें कौन सा अलंकार है? राइट आंसर आपका होगा रूपक। इसमें रूपक अलंकार होगा। अगला प्रश्न,
मुख होई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन जासु कृपासु दयाल द्रहु सकल कलिमल दहन उपरोक्त में छंद। देखिए यहाँ प्रश्न फिर पूछा गया है, आपका राइट आंसर होगा इसमें कौन सा छंद होगा, तो इसमें सोटा छंद होगा। मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्र है? राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर, राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा पुरस्कार। याद रखिएगा, जो मधुलिका है जयशंकर प्रसाद की पुरस्कार कहानी की पात्र है। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, आधे अधूरे नाटक की रचनाकार है? राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा मोहन राकेश। आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन होंगे? मोहन राकेश होंगे। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द, यहाँ पर देखिए रचिता किस प्रकार से लिखा जाता है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा रचिता इस प्रकार से, रचिता इस प्रकार से लिखा जाता है। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प आपका सही हो रहा है, तो आप देख सकते हैं जो दूसरा वाला विकल्प होगा ये आपका सही होगा। अगला प्रश्न, कर्म कारक का चिन्ह, यहाँ पर देखिए कर्म कारक का चिन्ह आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर को। कर्म कारक का चिन्ह कौन सा होता है? को होता है। चलिए, बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जातिवाचक। बाजार से जातिवाचक संज्ञा का बोध होता है। निम्नलिखित में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं? यहाँ पर देखिए गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। राइट आंसर होगा आपका भित्री। भित्री गुणवाचक विशेषण नहीं है। बाकी गोल, अधिक और नुकीला ये तीनों ही गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती हैं? आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली जो क्रिया होती हैं वो सहायक क्रिया होती हैं। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? फिर से यहाँ प्रश्न पूछा गया है। आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा अवयवी भाव समास। यथाशक्ति में अवयवी भाव समास होगा। अजात शत्रु में कौन सा समास है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बहुब्री। याद रखिएगा, अजात शत्रु में बहुब्री समास है। कौन सा महीना भाद्रपद महीने के बाद आता है? आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर अश्विन। जो अश्विन महीना है ये भाद्रपद महीने के बाद आता है। सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है, तलवार तो इसे दे फेंक, तक कर मोह स्मृति के पार, पंक्ति के रचिता। यहाँ पर जो पंक्ति दी गई है इसके रचिता कौन है? आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा दिनकर। याद रखिएगा, दिनकर जी इस पंक्ति के रचिता है। अगला प्रश्न, लघुर्मी में कौन सी संधि? यहाँ पर देखिए लघुर्मी में कौन सी संधि, सबसे पहले हम इसके संधि विच्छेद कर लेते हैं। संधि विच्छेद होगा इसका लघु प्लस उर्मी, लघु प्लस उर्मी। और इसमें कौन सी संधि होगी? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका दीर्घ संधि। इसमें कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि होगी। कपूर शब्द है, कपूर शब्द क्या है? राइट आंसर आपका होगा कपूर शब्द एक तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव। कपूर यदि तत्सम शब्द पूछते तो कपूर का तत्सम शब्द क्या होता है? कर्पूर होता है। क्या होता है? कर्पूर। ये एक तत्सम शब्द है और ये वाला जो कपूर है ये एक तद्भव शब्द है। तो सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ। यहाँ पर देखिए एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आपका राइट आंसर होगा अपनी बात से पलट जाना। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं वाला 4 चरणों का सममात्रिक छंद कौन सा है? तो राइट आंसर आपका होगा वो चौपाई होगा। चौपाई छंद सममात्रिक छंद होता है जिसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती है। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अंधेरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे विहागरी। पंक्ति में कौन सा रस है? यहाँ पर जो पंक्ति दी गई है इसमें कौन सा रस होगा? राइट आंसर आपका होगा इसमें श्रृंगार रस होगा। कौन सा रस होगा? यहाँ पर श्रृंगार रस होगा। अंधा कुआं नाटक के लेखक है, तो यहाँ पर अंधा कुआं जो नाटक के लेखक होंगे वो लक्ष्मी नारायण लाल होंगे। अज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? यहाँ पर अज शब्द में क्या लगाया जाए, कौन सा प्रत्यय लगाया जाए कि स्त्रीवाचक हो जाए? तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जानेंगे कि अज का अर्थ क्या होता है। तो अज का अर्थ होता है बकरा। क्या होता है? बकरा। यदि हम इसको बकरी इस शब्द को स्त्रीवाचक बनाएंगे तो बकरी बनाना पड़ेगा। और बकरी किसे कहा जाता है? अजा को कहा जाता है। यानी कि इसमें क्या लगेगा? अ लगेगा। इसमें अजा हो जाएगा और अजा का अर्थ क्या होता है? बकरी होता है और बकरी एक स्त्रीवाचक है। राइट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर तीसरा वाला। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष, यहाँ पर देखिए प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो वो 1943 है। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर उपमा। याद रखिएगा, उल्का सी रानी दिशा
दीप्त करती थी पंक्ति में उपमा अलंकार होगा। तो यहाँ पर जो 2016 का पेपर है वो यहीं पर समाप्त होता है। अब चलते हैं 2017 की ओर। 2017 का पेपर आपके सामने है। तो 2017 का पेपर है, इसका पहला प्रश्न है हिंदी का पहला पत्र है। सभी को पता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये फर्स्ट जो पेपर है हिंदी का उसमें भी पूछा गया था और सेकंड पेपर में भी पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा उत्तंड मार्तंड। हिंदी का पहला पत्र उत्तंड मार्तंड है। इसका आरंभ पंडित युगल किशोर शुक्ल के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1826 में। कहाँ से किया गया था? तो कलकत्ता से किया गया था। याद रखिएगा, हिंदी का पहला पत्र उत्तंड मार्तंड है। इसका आरंभ किसके द्वारा किया गया था? कह सकते हैं कि इसका संपादक कौन थे? तो इसके संपादक पंडित युगल किशोर शुक्ल थे। कब किया गया था? 1826 में। कहाँ से किया गया था? तो कलकत्ता से किया गया था। अगला प्रश्न, सूफी संतों की शैली। सूफी संतों की शैली क्या है? राइट आंसर आपका होगा मसनवी। सूफी संतों की जो शैली होगी वो मसनवी होगी। राइट आंसर आपका सेकंड वाला होगा। चलिए, गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है? गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा मैत्री पुष्पा। मैत्री पुष्पा गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार है। अगला प्रश्न, 100 अनाज एक सुजान के रचनाकार का नाम यहाँ पर आपको बताना है। राइट आंसर यहाँ पर आपका होगा बाल मुकुंद गुप्त। 100 अनाज एक सुजान के जो रचनाकार होंगे वो बाल मुकुंद गुप्त होंगे। अगला प्रश्न, गोस्वामी तुलसीदास जी का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था? आपका राइट आंसर होगा 80 घाट पर। याद रखिएगा, गोस्वामी तुलसीदास जी का जो निधन हुआ था ये वाराणसी के 80 घाट पर हुआ था। अगला प्रश्न, भक्तमाल के रचनाकार। यहाँ पर देखिए, भक्तमाल के रचनाकार के बारे में आपको बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा नाभादास। याद रखिएगा, जो भक्तमाल के रचनाकार होंगे वो नाभादास होंगे। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, यहाँ पर देखिए दिएगा यहाँ पर देखिए एक गद्यांश दिया हुआ है जिसमें प्रश्न क्रमांक 37 से लगाकर 41 तक आपको आंसर देना है। तो गद्यांश को मैं नहीं पढ़ूंगा, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा पुश कर लीजिएगा, गद्यांश को अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद आप आंसर दीजिएगा। तो मैं थोड़ा सा इसको छोड़ देता हूँ ताकि आपका समय की बचत हो। यहाँ पर आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद प्रश्नों की ओर बढ़िएगा। तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है गद्यांश का, धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्ति कौन सी है? राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा कमजोर मन उद्देश्य का निश्चित ना होना तथा चंचल मनोवृत्ति का होना। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। यह गद्यांश से संबंधित ही प्रश्न पूछे गए हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर बताना है। संसार के बड़े बड़े लोगों ने सबसे श्रेष्ठ माना है। किसको माना है? राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर अपने कर्तव्यों को। संसार के बड़े बड़े लोगों ने सबसे श्रेष्ठ अपने कर्तव्यों को माना है। अगला प्रश्न, निर्बलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प है। यहाँ पर देखिए, निर्बलता शब्द में कौन सा उपसर्ग है और कौन सा प्रत्यय है, इसके बारे में आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा नीर प्लस बल प्लस ता। यहाँ पर नीर इसमें उपसर्ग लगा हुआ है और ता इसमें प्रत्यय लगा हुआ है और बल इसका मूल शब्द है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर? पहला वाला। चलिए, अगला प्रश्न है कायर की भाववाचक संज्ञा है। कायर की भाववाचक संज्ञा आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा कायरता। कायर की जो भाववाचक संज्ञा होगी वो कायरता होगी। अपना मतलब निकालने वाला के लिए उचित शब्द क्या है? यहाँ पर एक शब्द बताना है। राइट आंसर आपका होगा स्वार्थी। अपना मतलब निकालने वाला के लिए एक शब्द होता है स्वार्थी। कौन सा वाक्य शुद्ध है? यहाँ पर देखिए, शुद्ध वाक्य की पहचान आपको करना है। राइट आंसर आपका होगा गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। यह वाक्य शुद्ध है बाकी विकल्पों में से। अगला प्रश्न, विद्यार्थी में कौन सी संधि है? सरल सा प्रश्न है, सभी को पता है कि विद्यार्थी में दीर्घ संधि है। कानन का पर्यायवाची शब्द है। कानन का पर्यायवाची शब्द क्या है? राइट आंसर आपका होगा वन। कानंतर, विपिन, गहन और अरण्य ये भी वन के पर्यायवाची शब्द होते हैं। जंगल भी पर्यायवाची वन का ही होता है। चलिए, वाक्य विग्रह का अर्थ है। यहाँ पर देखिए, वाक्य विग्रह का अर्थ क्या है यहाँ पर आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना। ये वाक्य विग्रह का अर्थ होता है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। बिनु पग चले सुनी बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इस पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है। यहाँ पर जो पंक्ति दी गई है इसमें कौन सा अलंकार है पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा विभावना। इस पंक्ति में विभावना अलंकार है। सुई का तत्सम रूप क्या है? यहाँ पर देखिए, सुई का तत्सम रूप आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा सूची। सुई का तत्सम रूप सूची होता है। अगला प्रश्न, परिसीमन का विलोम है। यहाँ पर देखिए, परिसीमन का विलोम शब्द आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर असीमन। परिसीमन का विलोम शब्द असीमन होता है। अगला प्रश्न, घूसर शब्द का पर्याय। यहाँ पर देखिए, घूसर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? राइट आंसर आपका होगा गर्दभ।
धुर्तो अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख। वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसके लिए एक शब्द होता है आदि भौतिक। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ है। यहाँ पर देखिए ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ आपको बताना है। राइट आंसर होगा बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते। पंकज में कौन सा समास है, पंकज में कौन सा समास है पूछा गया है, तो पंकज में बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास होगा इसमें, बहुब्रीहि समास होगा। अयोग्यवाह कहा जाता है, अयोग्यवाह किसे कहा जाता है, आपका राइट आंसर होगा अयोग्यवाह अनुस्वार एवं विसर्ग को कहा जाता है। एक और अजगर ही लखी एक और मगराय, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। इस पंक्ति में प्रयुक्त रस है। यहाँ पर रस आपको बताना है कौन सा है। राइट आंसर आपका होगा इसमें भयानक रस है। क्या है इसमें, भयानक रस है। से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होती, से विभक्ति निम्न में से किस कारक का चिन्ह है, ये आप समझ सकते हैं। राइट आंसर आपका होगा ये करण। जो से विभक्ति है ये करण का करण कारक के लिए प्रयुक्त होता है। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है, आपका राइट आंसर होगा ये पूर्वकालीन क्रिया है। उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में जो नहाकर है ये पूर्वकालीन क्रिया का उदाहरण है। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित में से वाचन शिक्षण की विधि नहीं है, पूछा गया है वाचन शिक्षण की कौन सी विधि नहीं है। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर व्याख्यान विधि। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य, यहाँ पर अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य कौन सा है इसके बारे में बताना है। राइट आंसर आपका होगा स्वानुभूति विचारों व भावों को अभिव्यक्त करना, ये अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसके द्वारा लिखे गया है। देखिए यहाँ प्रश्न फिर से रिपीट हुआ है, प्रश्न पूछा गया था इसके पहले मैं आपको बता चुका हूँ। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न, विरहनी बावरी सी भाई ऊंची चढ़ी अपने भवन में, टेरस हाई दई ले अंचरा मुख असुवन पोछत अनुघरे गात सही। यहाँ पर जो पंक्ति दी गई है ये किसके द्वारा दी गई पंक्ति है, आपका राइट आंसर होगा जो दी गई पंक्ति है ये मीराबाई के द्वारा दी गई पंक्ति है। तो यहाँ पर जो 2017 का पेपर है वो यहीं पर समाप्त होता है। अब बात करते हैं हम 2018 की। 2018 में जो प्रश्न पूछा गया था जिसमें हिंदी पूछी गई थी उनके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है आपका गुप्त का विलोम क्या है। यहाँ पर देखिए गुप्त का विलोम शब्द पूछा गया है, आपका राइट आंसर होगा प्रकट। गुप्त का विलोम शब्द प्रकट होता है। मुक्त का होता है बद्ध, और भुक्त का होता है अयुक्त, और लिप्त का होता है यहाँ पर जो लिप्त शब्द है इसका विलोम शब्द होता है निर्लिप्त। ये लिप्त का विलोम शब्द होता है। तो इन सभी के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। गांठ का पूरा मुहावरे का अर्थ क्या होता है। राइट आंसर आपका होगा मालदार होना। गांठ का पूरा होने का अर्थ होता है मालदार होना। अगला लक्ष्य के अनेकार्थक शब्द, यहाँ पर देखिए लक्ष्य के अनेकार्थक शब्द कौन से हैं, आपका राइट आंसर होगा निशाना और उद्देश्य, दोनों ही लक्ष्य के अनेकार्थक शब्द हैं। सुधा के अनेकार्थक शब्द क्या है, यहाँ पर सुधा शब्द के अनेकार्थक शब्द आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा अमृत और पानी, ये दोनों ही सुधा के अनेकार्थक शब्द हैं। आंख का अंधा नाम नयन सुख, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। यहाँ पर देखिए इस लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा गुण के विरुद्ध नाम का होना, ये आंख का अंधा नाम नयन सुख होगा। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। फिर से यहाँ पर देखिए एक अनुच्छेद दिया हुआ है, इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। 36 और 37 का आंसर आपको इसी में से देना है। तो डायरेक्ट हम प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, आप पुश करके पढ़ लीजिएगा। प्रश्न है पेड़ पौधे हमें क्या नहीं देते हैं, पेड़ पौधे हमें क्या नहीं देते हैं। राइट आंसर आपका होगा क्या नहीं देते हैं, तो जल नहीं देते। हरियाली भी देते, भोजन भी देते हैं और ऑक्सीजन भी देते हैं, लेकिन जल नहीं देते हैं। पर्यावरण असंतुलन का दुष्परिणाम क्या नहीं है, पर्यावरण असंतुलन का दुष्परिणाम क्या नहीं है पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा छायादार वृक्षों में फल नहीं लग पाना, ये पर्यावरण असंतुलन का दुष्परिणाम नहीं है। यदि आप अनुच्छेद नहीं भी पढ़ते तो आप इसका राइट आंसर दोनों प्रश्नों के बता सकते थे। अगला प्रश्न है कविता शिक्षण की विधि, कविता शिक्षण की विधि के बारे में पूछा गया है, तो अर्धबोध प्रणाली होगा।
शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं। यहाँ पर देखिए शब्द और विलोम की दृष्टि से बताना, जैसे कि एकांगी का जो विलोम शब्द होता है वो सर्वांगीण होता है, लोलुप का संतुष्ट होता है, यौवन का वार्धक्य होता है, लेकिन विशेषण का जो विलोम शब्द होता है वो विवेचन नहीं होता है। जो विशेषण का यहाँ पर जो विवेचन लिखा हुआ है समानार्थी शब्द है विश्लेषण का, ना कि विलोम शब्द है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, यहाँ पर पहला वाला ही होगा। विश्लेषण का समानार्थी शब्द विवेचन है, ना कि विलोम शब्द। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। प्रश्न वही है लेकिन यहाँ पर 4 विकल्पों को बदल दिया गया है। कृति, यहाँ पर कृति का अर्थ रचना होता है, बिल्कुल सही है। अन्यान्यन का अर्थ और होता है, अन्योन्यन का परस्पर होता है, लेकिन कृति का जो अर्थ होता है वो निष्कृष्ट पुरुष नहीं होता है। कृति का जो अर्थ होता है वो रचनाकार होता है। क्या होता है, रचनाकार होता, ना कि निष्कृष्ट पुरुष होता है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, यहाँ पर 4th वाला होगा। आए थे हरि भजन को ओनट लगे कपास, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। यहाँ पर मुहावरे का अर्थ आपको बताना है किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना। ये आए थे हरि भजन को ओनट लगे कपास का अर्थ होता है। वाक्य और उनके भेद से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है। यहाँ पर देखिए वाक्य और उनसे भेद से संबंधित आपको कौन सा जोड़ा गलत होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई। ये सरल वाक्य नहीं है। देखिए लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई ये 2 कर्ता तथा 2 क्रियाएं हैं, अतः यहाँ वाक्य सरल वाक्य नहीं है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, यहाँ पर 4th वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है। यहाँ पर फिर से एक जोड़ा गलत पूछा गया है, वो कौन सा है। राइट आंसर आपका होगा जो कम खर्च करने वाला हो वो अपव्ययी। कम खर्च करने वाले के लिए एक शब्द होगा मितव्ययी, ना कि अपव्ययी। तो ये जो जोड़ा है पहला वाला, यही हमारा गलत जोड़ा है। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। यहाँ पर देखिए कौन सा वाक्य अशुद्ध है ये आपको बताना है। राइट आंसर होगा नहीं कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा। ये वाक्य यहाँ पर अशुद्ध होगा विराम चिन्ह की दृष्टि से। लोकोक्ति और उनके अभिप्राय का कौन सा जोड़ा गलत है। यहाँ पर देखिए कौन सा जोड़ा गलत है लोकोक्ति और उनके अभिप्राय से। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा काठ की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती, काठ की हांडी बार बार जल जाती है। यहाँ पर जो लोकोक्ति और उसका अभिप्राय दिया हुआ है ये गलत है। काठ की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती का अर्थ होता है व्यक्ति को एक बार मूर्ख बनाया जा सकता है, बार बार नहीं। ये अर्थ होता है इस लोकोक्ति का, ना कि काठ की हांडी बार बार जल जाती है ये होता है। तो यहाँ पर कौन सा जोड़ा गलत है पूछा गया था, तो 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। चिरंतन शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा होगा। यहाँ पर देखिए चिरंतन शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। राइट आंसर आपका होगा नश्वर। यहाँ पर 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत है। यहाँ पर देखिए कौन सा युग्म गलत है इसके बारे में आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा रास्ता नापना। रास्ता नापने का अर्थ आकलन करना नहीं होता है। रास्ता नापने का अर्थ होता है चले जाना। क्या होता है, चले जाना। तो यहाँ पर कौन सा युग्म गलत है, तो आपका तीसरा वाला राइट आंसर होगा। लोकोक्ति और उनके अर्थ के जोड़े में से कौन सा जोड़ा गलत है। फिर से आपको यहाँ पर जोड़ा गलत पूछा गया है, कौन सा है। राइट आंसर आपका होगा आ बेल मुझे मार, बेल को मारना। आ बेल मुझे मार, यहाँ पर जो जोड़ा दिया गया है ये गलत है, क्योंकि आ बेल मुझे मार का सही अर्थ होता है खतरे को स्वयं ही आमंत्रण देना, ना कि बेल को मारना होता है। तो 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। उड़यन के संधि विच्छेद का सही विकल्प कौन सा है। आपका राइट आंसर होगा उत धन डयन। ये उड़यन का संधि विच्छेद होता है। इसकी बात करें कि इसमें कौन सी संधि होगी, तो याद रखिएगा इसमें व्यंजन संधि होगी। कौन सी होगी, व्यंजन संधि होगी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का आपको चयन करना है। राइट आंसर आपका होगा दृष्टा। दृष्टा इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अगला प्रश्न, चौराहे में कौन सा समास है। देखिए फिर से वही प्रश्न पूछा गया है, इसका आंसर मैं बता चुका हूं। क्या होगा इसका आंसर, द्विगु समास। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला होगा। चौराहे शब्द में कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। अगला प्रश्न, अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पगना का अर्थ क्या है। यहाँ पर देखिए अंदर अंदर कड़ाई में गुड़ पगना का अर्थ क्या होता है। आपका राइट आंसर होगा गुप्त मंत्रणा होना। ये अंदर अंदर कड़ाई में गुड़ पगना का अर्थ होता है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, वो कौन सा समास है जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता। आपका राइट आंसर होगा वो बहुब्रीहि समास होगा जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है। अगला प्रश्न, स्वर किसका भेद है। जो स्वर है ये किसका भेद है। राइट आंसर होगा आपका वर्ण का। वर्ण का स्वर भेद है। अत्याचार शब्द में उपसर्ग है। यहाँ पर देखिए अत्याचार में उपसर्ग आपको बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा अति। अत्याचार में अति
उपसर्ग है। चलिए अगला प्रश्न है, जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करे तो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? आपका राइट आंसर होगा उसे अनुकरण का सिद्धांत कहते हैं। अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी में, कौन सा अलंकार है? इसमें जो पंक्ति दी हुई है इसमें कौन सा अलंकार होगा? आपका राइट आंसर होगा इसमें रूपक अलंकार होगा। कौन सा होगा? इसमें रूपक अलंकार होगा। उष्म वर्ण, यहाँ पर देखिए उष्म वर्ण कौन से हैं? आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर श, सा और हा। यहाँ पर देखिए हा भी इसके साथ यदि लगा होता तो चारों क्या है? उष्म वर्ण के अंतर्गत आते हैं। मेंढक का तत्सम रूप क्या है? देखिए मेंढक का, देखिए ये प्रश्न जो है ये फर्स्ट पेपर में भी पूछा गया था। यदि आपने देखा होगा वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों के वीडियो आपको देखने जरूरी है। इस प्रश्न के उस प्रश्न में उस प्रश्न पत्र के इस प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो भी आप वीडियो देख लीजिएगा। यदि आप सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आप फर्स्ट पेपर का जो हिंदी का मैंने अपलोड किया है उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, मेंढक का तत्सम रूप क्या है? मेंढक का तत्सम रूप पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर होगा मंडूक। मंडूक होता है मेंढक का तत्सम रूप। चलिए 2018 का अंतिम प्रश्न है यहाँ पर, दिग्गज का संधि विच्छेद क्या है? देखिए दिग्गज का संधि विच्छेद क्या है? आपका राइट आंसर होगा दिक् प्लस गज। दिक् प्लस गज से बनता है दिग्गज और यही इसका संधि विच्छेद होता है। यदि इसमें हम बात करें कौन सी संधि होगी तो इसमें व्यंजन संधि होगी। चलिए 2019 के पेपर की बात करते हैं। 2019 का पेपर शायद इसमें नहीं लिया गया है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अगले वीडियो में हम उसका एक वीडियो अलग से बना देंगे जिसमें आपको 2019 का जो पेपर है वो मिल जाएगा। इसमें ऐड करना शायद भूल गए हैं। तो यहीं पर आज का जो वीडियो है 2018 तक ये वीडियो था। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। सबसे पहले आपको अभी तक यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जल्दी से ये तीनों कार्य फटाफट आपको कर लेना है। जल्द ही एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।